तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जनपदवार स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार बेड की व्यवस्था की जाए। इन जिलों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजते हुए कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था का सतत आपको बता दें कि निरीक्षण करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बेहतर कोविड प्रबंधन पर बल दिया जाए, यह भी सीएम ने कहा है। तो आपको बता दें कि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित चिकित्सा कर्मी की तैनातगी की जाएगी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था की जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री का। देश में कोरोना के दूसरे लहर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। ये नाइट कर्फ्यू राजधानी लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में लगेगा। लखनऊ में फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र से इसे लागू किया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी लोगों को ही छूट होने वाली है। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। लखनऊ के जिलाधिकारी के अनुसार 8 अप्रैल से रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तो वहीं बात होगी काशी की, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स में, राजधानी स्थित एम्स में दूसरी डोज ली। तो खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने आज दिल्ली के एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। दूसरी तरफ यूपी में इस समय कोरोना महामारी की जद लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस खबर से इतर एक और खबर है जो आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हां, क्योंकि खबर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी हुई है। असल में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस समय कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। प्रशासन ने इसको देखते हुए पहले डोज का टीकाकरण पर 3 दिन तक रोक लगा दी है। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया है कि दूसरे डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए इन लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर वैक्सीन की खेप लखनऊ से आ जाएगी। वैक्सीन की किल्लत से बुधवार को शहर के कई पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों में टीका नहीं लग सका। जिले में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही अचानक वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने के कारण पीएचसी और सीएचसी में टीकाकरण नहीं हो सका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में लाइव मौजूद होंगे। संजीव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संजीव से जुड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच आपको अहम जानकारी यही दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। लेकिन इस बीच वाराणसी में जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है, वो वाकई में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को भी उजागर करती है। संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति अब बनती जा रही है। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में वैक्सीन की कमी दर्ज की गई है, लगातार आंकड़ोंवार जो हमने जनता टीवी ने दिखाया है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो खासतौर से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कमी होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीटिंग बुलाई है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन तय होगा कि कितनी मात्रा में वैक्सीन किस जनपद को जानी है। यानी कि अब वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चालू होगा। अब
देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में 45 वर्ष से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए योग्य पाए जाने वाले लोगों के बाद अब इसकी संख्या और बढ़ाई जाती है क्या। लेकिन अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में राजधानी लखनऊ से वैक्सीन की खेप कब तक पहुंचती है पूजा जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपको बता दें कि लखनऊ से वैक्सीन आने के बाद ये जो किल्लत है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक टीकाकरण को फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा गया है। पहले डोज का टीकाकरण 3 दिनों के लिए रुका है। हालांकि जो जिलाधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरी डोज के लिए प्रिपरेशन पूरी तरीके से है, लेकिन पहली डोज को लेकर के अभी थोड़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जो राजधानी से कुछ वैक्सीन आने के बाद दूर हो जाएंगी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने पंचायत चुनाव में प्रचार की अपनी रणनीति में तब्दीलियां की हैं। अब इस चुनाव में भाजपा की तरफ से कोई भी चुनावी सभा नहीं की जाएगी। पार्टी का सारा जोर बैठकों और सभी रणनीति के माध्यम से मतदाताओं को पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ आकर्षित करने की होगी। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पंचायत चुनाव में जिलों में बैठकें करते हुए पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी टिप्स देते हुए नजर आएंगे। पहली बार बड़ी तैयारी के साथ पंचायत चुनाव में समर्थित प्रत्याशी उतार रही भाजपा ने तैयारी की थी। जिला पंचायत वार्डों में प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं की जाएंगी। इन चुनावी सभाओं को पार्टी के बड़े नेता संबोधित करने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीजेपी ने अपनी रणनीति तब्दील कर दी। तो वहीं यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोपों को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग में याचिका खारिज कर दी है। ये जो याचिका डाली गई थी ये खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट को उम्मीद है कि पंचायत चुनावों में जरूरी सावधानी बरती जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनावी प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है और हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरती जाएगी। ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट भयावह होता जा रहा है। भाजपा की लापरवाह सरकार के चलते कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और उम्मीद भी नहीं है। अखिलेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि संक्रमित लोगों की संख्या और मौतों में रोजाना वृद्धि हो रही है। कोरोना पर नियंत्रण की पारदर्शी समुचित व्यवस्था के बजाय मुख्यमंत्री भाजपा के स्टार प्रचारक बने हैं, अन्य राज्यों में भाषण देते घूम रहे हैं। राज्य सरकार के बेपरवाह भाजपाई कोरोना पर नियंत्रण के झूठे दावे के साथ बस अपनी वाहवाही लूटने में लगे। नतीजा सामने है, कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से लाइव। अनूप, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार तो किया जा रहा है लेकिन अपने राज्य की व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार घिर रही है सरकार। देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी जो लहर है वो चौंकाने वाली है। लखनऊ की हालत इतनी ज्यादा खराब है पूजा कि जितने भी वेंटिलेटर लखनऊ में हैं अस्पतालों में फुल हो चुके हैं। अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो लखनऊ में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां पर वेंटिलेटर उस पर ले जाया जाए।
यानी जिंदगी और मौत से अपनी भाग्य बस लड़ रहे हैं, घरों में कैद हैं। हालांकि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर एक मरीज किसी मोहल्ले में निकलता है तो 20 घरों को वहां पर सील कर दिया जा रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर वहां पर जो आवश्यक सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते जो लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से निकल रहे, आवागमन हो रहा है वहां पर। और आपको चौंकाने वाली बात पूजा बताएंगे कि लखनऊ में 200 सौदा है इलेक्ट्रिक, जिसमें जो कोरोना से संक्रमित मौत होती है उसमें वहां ले जाया जाता है। ये समझिए कि वहां पर लाइन लगी है। जिंदगी में लाइन लगाने के बाद, एक बार मरने के बाद भी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लाइन के बाद ही वहां पर जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस तरीके से सनातन धर्म में एक रीति रिवाज है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ 1-1 बजे रात तक अंतिम संस्कार हो रहा है। यानी भयावह स्थिति लखनऊ की इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं न कहीं धीरे धीरे अब चरमरा चुकी है। हालांकि जिस तरीके बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा और जाना कि राजधानी की स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए ट्वीट किया। क्या कुछ कहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत के जन जन के हृदय में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत श्रद्धांजलि है, कोटिशः नमन है। सीएम योगी न सिर्फ देश के जो है सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है, अव्वल आता है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मिशन पश्चिम बंगाल पर जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर उनकी 3 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। सीएम सुबह 11 बजे हुगली के इंद्र मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद। इसके बाद 12:30 बजे का समय है वो दक्षिण जंगल पारा में है। फिर 2 बजे हावड़ा के संक्रेल मिल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं पंजाब से यूपी लाए गए बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, वहीं आपको बता दें कि मऊ विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं मुख्तार अंसारी। विधानसभा सत्र की कार्रवाई में लगातार 60 दिन शामिल न होने के कारण उनकी विधायकी खत्म की जा सकती है। आपको बता दें कि एक याचिका भी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के पास विचाराधीन है। इसे विधिक राय के लिए भेजा भी गया है। आगामी विधानसभा सत्र में याचिका पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 190 में व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य सदन की कार्रवाई में लगातार 60 दिन बिना जानकारी दिए अनुपस्थित रहता है तो सदन उनकी सदस्यता समाप्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित करने का फैसला ले सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनिल के अंकुर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से मुख्तार पर शिकंजा सरकार की तरफ से कसा जा रहा है, अब विधायकी भी जा सकती है। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये याचिका जो है बनारस के सुधीर सिंह ने दायर की थी 4 नवंबर 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी जाए। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने उसमें विधिक राय मांगी है। और आज सुबह और कल शाम को भी बीती शाम को सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि ये निश्चित रूप से जो आपने जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया है 190 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी सदस्य अगर सदन में 60 दिन नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। और अब उस पर विचार शुरू हो गया है, क्योंकि याचिका पहले से लंबित है। अब और चूंकि मामला इतने गंभीर हो चुके हैं, अब सरकार उसको किसी तरीके से बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। इसलिए अब उस याचिका पर विधिक राय लिए समझा जाता है आज शाम तक उस पर फैसला आ जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुख्तार की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि योगी सरकार का स्टैंड मुख्तार को लेकर के क्या है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के जो तमाम परिजन हैं, उनकी 192 करोड़ की संपत्ति को जब्त और ध्वस्तीकरण का काम हो चुका है।
देखिए पूजा जी, इसमें बता दें कि यहाँ पे जो पूरी सरकार है, सरकार अपराधियों के खिलाफ जुटी हुई है। आपको ये भी याद दिला दें कि आज से कुछ साल पहले भाजपा विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनके ऊपर जैसे ही आरोप लगा था तो सरकार ने ना ही उनको अरेस्ट कराया और ना ही उनके खिलाफ एफआईआर कराई, बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करा दी थी। अब बारी है मुख्तार अंसारी की। तो मुख्तार अंसारी को भी लेकर के जो सरकार जो जिस तरीके से रवैया अपनाया है, तो निश्चित रूप से संदेश देना चाहती है कि उसके द्वारा हत्याई गई अवैध संपत्ति हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव में शराब की तस्करी को रोकने के लिए नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, आपको बता दें यहां पर बैरियर लगाते हुए जांच की जाएगी। एडीजी ने नेपाल और बिहार बॉर्डर से सटे जिलों की पुलिस कप्तान को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गोरखपुर जोन से सटे जिलों में नेपाल आने जाने के 1800 से ज्यादा पगडंडियां हैं। सुरक्षा के लिहाज से यही पगडंडियां पुलिस और अन्य एजेंसियों के लिए हमेशा से ही चुनौती बनी रहती हैं। एडीजी ने बताया है कि नेपाल और बिहार के अधिकारियों से तालमेल बिठाते हुए निगरानी की जाएगी, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। वहाँ एक सब इंस्पेक्टर उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नहीं देख पाएगा कभी भी, जबकि वहाँ 10 से 15 सिपाही नियुक्त हैं। तो अगर हम उस सबका सदुपयोग करें, वो लोग भी आगे जुड़े, हर बीच में लोग जा के अपने अच्छे लोगों से मिले, उनके साथ 10 दिन 15 दिन 7 दिन जो भी संभव हो अपनी ड्यूटियों के साथ संवाद स्थापित करें, तो मुझे लगता है कि जो हमारा संवाद जनता के साथ संबंध है वो भी ठीक है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से गतिविधियां बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलती हैं और ये पगडंडियां बहुत बड़ी मुसीबत भी बनी रहती हैं हमेशा से ही महकमे के लिए। जी पूजा जी, देखिए यहाँ पे क्योंकि पहले चरण में और दूसरे चरण में पूर्वांचल के जिलों में चुनाव है। गोरखपुर और सिद्धार्थनगर आप ले लीजिए, चाहे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सब नेपाल से सटे हुए बॉर्डर हैं, बॉर्डर के जिले हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी हो या तो यहाँ पे अपराधियों के लिए जो है वो नेपाल पूरी तरीके से शरण स्थली भी बन जाती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि काफी सालों से 80 और 90 के दशक में नेपाल में जो है जो मिर्जा दिलशाद बेग वो काफी वहाँ पे सांसद भी हुआ करता था, जो पूर्वांचल का निवासी था, जिसके जो आपराधिक एक साम्राज्य बना लिया था पूरी तरीके से। ये जो पगडंडी है 1800 पगडंडी लगभग यहाँ से नेपाल के लिए है। ठीक है, सारे पगडंडियों से आसानी से अपराधी के यहाँ से चले चलिए जाते ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण टली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 8 मई से कराया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति दी है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान किया गया। हाई स्कूल की परीक्षा 25 मई को और इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 मई को समाप्त होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल से 12 मई तक होना था, लेकिन पंचायत चुनावों को देखते हुए परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास एग्जाम्स को लेकर के? जिस तरीके की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, आखिरकार वो क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए कई जो कार्यक्रम है उनके समय में बदलाव किया गया है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती 2 मई को होनी है, उसके बाद ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। 8 मई से परीक्षाओं की शुरुआत होगी। हाई स्कूल की परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो 8 मई से 25 मई के बीच होगा, जबकि इंटर की परीक्षाएं 8 मई से शुरुआत होगी और उनका जो अंतिम परीक्षा होगा वो 27 मई को होगा। यानी कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों के मद्देनजर पूरे तरीके से शेड्यूल में परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात साफ की है कि पंचायत चुनावों में पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाएगी और जो भी उसके बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश संजीव सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि बच्चों का भविष्य भी चौपट ना हो और ये जो पंचायत चुनाव हैं वो भी हो जाएं, क्योंकि इससे गांवों का भविष्य जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। नमस्कार।